हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान मची सियासी उथल-पुथल को अभी मुश्किल 8 महीने का वक्त पूरा हुआ है। इससे पहले ही एक बार फिर ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और बाद में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद बीजेपी से राज्यसभा सांसद बने हर्ष महाजन के बयान ने हिमाचल की सियासत में उबाल ला दिया है। जहां एक तरफ यह कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है, वहीं दूसरी तरफ हर्ष महाजन के इस बयान से बीजेपी के कई नेताओं में भी नाराजगी की जानकारी सामने आ रही है। हर्ष महाजन के इस बयान से बीजेपी में आंतरिक असंतोष की स्थिति पैदा हो चुकी है। हर्ष महाजन के बयान से बीजेपी में ही असंतोष। बीते शनिवार 16 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान महाजन ने कहा कि वह चाहें तो आज ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा सकते हैं। उनके साथ कांग्रेस के कई असंतुष्ट ग्रुप संपर्क में हैं। उनके पास पिक एंड चूज का ऑप्शन भी है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व और हिमाचल बीजेपी के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ही कुछ होगा। हर्ष महाजन ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में भी फैसला लेने की बात कही थी। जहां एक तरफ हर्ष महाजन के का यह बयान कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ाने वाला साबित हुआ, तो वहीं इससे बीजेपी के नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं। महाजन को ऐसे बयानों के लिए अधिकृत नहीं मानते। पुराने नेता हिमाचल प्रदेश में तत्कालीन जयराम सरकार में मंत्री रहे और मौजूदा विधायक हर्ष महाजन के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बीजेपी नेता हर्ष महाजन को इस तरह के बयानबाजी के लिए अधिकृत भी नहीं मानते। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि कांग्रेस छोड़ जितने भी बड़े नेता बीजेपी में आए, उनसे हर्ष महाजन ने ही संपर्क साधा। भारतीय जनता पार्टी को अनुशासन वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है। बीजेपी में हर बयान और हर कार्यक्रम की रूपरेखा पहले तैयार की जाती है। कौन नेता क्या बयान देगा और किसके बारे में कितनी टिप्पणी करेगा, यह सब कुछ पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। ऐसे में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हर्ष महाजन का यह बयान बीजेपी के पुराने नेताओं को खल रहा है। पार्टी के अनुशासन के चलते नेता खुलकर महाजन के बयान का विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। महाजन के बयान से असहज महसूस कर रहे बीजेपी नेता। गौर हो कि मौजूदा वक्त में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, उस वक्त वे हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। महाजन की गिनती पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम रहे वीरभद्र सिंह के करीबी लोगों में भी होती है। अब हर्ष महाजन का सीधा संपर्क भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बताया जाता है। ऐसे में हर्ष महाजन की शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस नज़दीकी से भी बीजेपी के पुराने नेता परेशान हैं। बता दें कि इसी साल 27 फरवरी को हर्ष महाजन ने कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी को चुनाव हराकर जीत हासिल की थी। यूपी के मिर्ज़ापुर की मझवा विधानसभा क्षेत्र के बजरंग चौराहे पर पान दुकान पर बैठे लोग चुनावी चर्चाओं में ही मशगूल दिखे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक कार्यक्रम कछुआ में था। राधेश्याम क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता के साथ जाने की बात कर रहे थे, तो रोहित सपा के पक्ष में बात रख रहे थे। यह भी गणित लगाया जा रहा था कि किस पार्टी ने कितनी ताकत झोंकी है, कौन बड़े नेता आए, कौन नहीं आए। बसपा से मायावती और उनके भतीजे आकाश आनंद के न आने पर भी बातें हो रही थीं। लोग कह रहे थे कि पहली बार उपचुनाव लड़ रही बसपा क्या गंभीर नहीं है? अगर है तो चुनाव में किसी बड़े नेता की जनसभा क्यों नहीं हुई? हालांकि ऐसे कई सवालों पर रविवार की शाम तक विराम लग गया। राजनीतिक दलों ने बीते एक महीने में माहौल बनाने में पूरी ताकत झोंकी। अब बारी मतदाताओं की है। भाजपा चुनावी रैलियों से अपने पक्ष में माहौल बनाती दिख रही है, तो सपा भी काफ़ी हद तक जातीय गोलबंदी के इर्द गिर्द ताना बाना बुनती दिख रही है। बसपा अगर ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाने में सफल हुई, तो मुकाबला बेहद करीबी हो जाएगा। क्रिश्चियन अस्पताल के सामने चाय बना रहे शिवम मिश्रा कहते हैं, पिछले एक महीने से उनकी दुकान पर चुनाव के अतिरिक्त कोई चर्चा ही नहीं हुई।
जनता तो सत्ता के साथ जाना चाहती है। जनता तो सत्ता के साथ जाना चाहती है। बसपा अगर ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाने में सफल हुई तो मुकाबला बेहद करीबी हो जाएगा। क्रिश्चियन अस्पताल के सामने चाय बना रहे शिवम मिश्रा कहते हैं, पिछले 1 महीने से उनकी दुकान पर चुनाव के अतिरिक्त कोई चर्चा ही नहीं हुई। जनता तो सत्ता के साथ जाना चाहती है। लोगों के पास कस्बे में सड़क चौड़ीकरण, फुटबॉल मैदान और क्रिकेट मैदान ठीक कराए जाने जैसे मुद्दे हैं। सभी को लगता है कि सरकार भाजपा की है तो वही विकास करा सकती है। बसपा पर कहते हैं कि हाँ, बसपा ने दीपक तिवारी को मैदान में उतारकर भाजपा के लिए थोड़ी चुनौती ज़रूर खड़ी कर दी है। मायावती की एक भी जनसभा हो जाती तो। गांव का हुआ बेलवन के रामसराय कहते हैं, बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है, फसलों की सिंचाई में आसानी है और किसान को क्या चाहिए। वह मुख्यमंत्री के बयान बंटेंगे तो कटेंगे, पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनना बताते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं और इसी के साथ राज्य का सियासी पारा बेहद हाई है। महाराष्ट्र की 288 में से कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो बीजेपी ने 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इनमें 73 सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। 6 महीने पहले ही हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका मिला था। हालांकि पार्टी उस चुनावी चोट को भुलाते हुए अब विधानसभा में जीत का दावा कर रही है। जिन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने खड़ी हैं, उनमें से कुछ हैं नंदुरबार जिले की शाहादा और नंदुरबार सीटें, धुले जिले की धुले ग्रामीण सीट, जलगांव जिले से रावेर, भुसावल सीटें, बुल्ढाना जिले की मलकापुर, चिखाली, खामगांव और जलगांव जामोद सीटें, अकोला जिले की अकोट और अकोला वेस्ट सीटें आदि। 2019 में 66 सीटों पर था। बीजेपी विरुद्ध कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस और बीजेपी 66 सीटों पर आमने सामने थे। इनमें से 50 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं, जबकि कांग्रेस को केवल 16 सीटें मिली थीं। बीजेपी और कांग्रेस में कौन भारी? एक और लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद बीजेपी ने इसका ठीकरा वोट जिहाद और फॉल्स नैरेटिव पर फोड़ा और दावा किया कि विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बनी है और जनता बदलाव चाहती है। विपक्षी दल के नेताओं का भी मानना है कि महायुति सरकार की लाड़की बहन योजना जनता को रिझाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और डैमेज कंट्रोल भी कर सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी काट निकालते हुए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 3,000 रुपये देने का वादा किया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार का टक्कर ज्यादा कांटे की होने वाली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में एमवीए का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों की भी संख्या अच्छी है। वहीं उत्तर महाराष्ट्र भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें नासिक, धुले और जलगांव आते हैं। 50 सीटों पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी शिवसेना के विभाजन के बाद महाराष्ट्र में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में इसे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के लिए वर्चस्व की बड़ी लड़ाई है। इनमें जलगांव की चोपड़ा सीट, पचौरा सीट, बुल्धाना जिले की बुल्धाना सीट, महकर एससी सीट, अकोला जिले की बालापुर सीट आदि शामिल हैं। 37 सीटों पर पवार परिवार की पावर का टेस्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 37 सीटों पर चाचा भतीजे यानी अजित पवार शरद पवार के बीच लड़ाई है। एनसीपी के विभाजन के बाद एनईसीपी और एनसीपी शरद चंद्र पवार में भी वर्चस्व की जंग है। इनमें बुलाधाना जिले की सिंधखेड़ राजा, अमरावती जिले की मोर्शी सीट, नागपुर जिले की कटोल सीट, भंडारा जिले की तुमसर सीट, गढ़चिरौली जिले की अहेरी सीट, यवतमाल जिले की पुसाद सीट आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र चुनाव से एक दिन पहले राज्य में नेताओं द्वारा मतदाताओं को पैसे बंटाने का मामला सामने आया है। महाविकास अघाड़ी दल द्वारा महायुति गठबंधन के नेताओं पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया है। वसई विरार में बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। विनोद तावड़े के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पैसे बांटने के आरोप में उनको खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। विपक्ष ने भाजपा नेता पर लगाए आरोप। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर यहां बांटने के लिए आए थे।
कांग्रेस ने भी इस घटना से जुड़ी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। हालांकि जागरण इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि विपक्षी पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुंबई के एक होटल के बाहर घेर लिया। जानकारी के मुताबिक हंगामे के बाद विवांता होटल को सील कर दिया गया है। विनोद तावड़े ने क्या सफाई दी? हालांकि तावड़े इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। पैसे बांटने वाली बात गलत है। अगर पैसे बांटे गए तो चुनाव आयोग इसकी जांच करे। विनोद तावड़े ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलने गया था। ये महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने झूठे आरोप लगाए हैं। नाला सोपारा के विधायकों की बैठक चल रही थी। मतदान के दिन के लिए आदर्श आचार संहिता, वोटिंग मशीनों को कैसे सील किया जाएगा और अगर कोई आपत्ति दर्ज की जाती है तो क्या करना है, मैं उन्हें इसके बारे में बताने गया था। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता अप्पा ठाकुर और क्षितिज को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, चुनाव आयोग और पुलिस को जांच करनी चाहिए, उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलनी चाहिए। मैं 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर और क्षितिज मुझे जानते हैं, पूरी पार्टी मुझे जानती है। फिर भी मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अमित मालवीय ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। इस मामले पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर विपक्ष के पास ऐसे कोई सबूत हैं तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अमित मालवीय ने इस घटना को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा, चुनाव से 24 घंटे पहले नेता अपने बूथ का मैनेजमेंट देखते हैं।